गुड इवनिंग साथियों। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो हम इस फिजिक्स की क्लास में पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं। मात्रक और विमाएं देख रहे थे। तो इससे पहले हम और क्लास पढ़ चुके हैं। उनमें हमने देखा था कि कुछ जो मात्रा होती हैं उनको छोटी मात्रकों में या बड़े मात्रकों में बदलना सीखा था। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो 1 मीटर में 10 की घात -2 मीटर। तो इस तरीके से डेसीमीटर में आ जाता है। लीटर में अपन ने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और अपन ने कई देखे थे, जैसे कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन, और 1 जूल में कितने अर्ग, तो 10 की घात 7 अर्ग, और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, तो 1 मीटर में 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, तो 10 की घात -9 मीटर, और 1 डेसी लीटर में कितने लीटर, तो यानी डेसी 10 की घात -1 बोले तो 0.1 लीटर। तो इस तरीके से हमने कुछ जो मात्रक होते हैं उनको बदलना सीखा था। आज हम उससे आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, अब आपको यहाँ से समझना होगा। क्या समझना होगा? तो आपको समझना होगा कि नॉट की बात करें जाए तो नॉट से क्या मापते हैं। जैसे कि किलोग्राम से क्या मापते हैं, किलोग्राम से मापते हैं वजन। तो उसी प्रकार से जो नॉट होता है, नॉट से मापते हैं समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। जैसे कि हम अपने जो वाहन होते हैं जो सड़कों पर चलाते हैं तो उनको किससे मापते हैं, तो उसको अपन स्पीडोमीटर की सहायता से मापते हैं। जबकि जो जहाज़ें होती हैं जो पानी में चलती हैं तो उन समुद्री जहाज़ों की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसको मापने के लिए अपन नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 1 नॉट में कितने यानी कि मीटर प्रति घंटा, तो यानी कि 1 नॉट में होता है यानी कि 1852 बोले तो 1852 मीटर पर घंटा। अब बात करते हैं इनको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो ये हो जाता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ध्यान करना होगा कि समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा नॉट। आप बात करते हैं कि 1 नॉट में कितने किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाता है यानी कि 1852 मीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या है। अब बात करते हैं नॉटिकल मील। तो नॉटिकल मील से क्या मापते हैं, तो समुद्री दूरी मापने की इकाई। तो जैसे कि अपन ज़मीन पर क्या मापते हैं, जैसे अपन ज़मीन पर अगर अपन मापते हैं कि अपन कितना चला या कितनी दूरी को मापते हैं, तो क्या मापते हैं, तो समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। जबकि हम जो भूस्थल है ना, तो उनकी भूस्थल की जहाँ वो दूरी मापने के लिए अपन किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, किलोमीटर या मील का यानी कि, और इस तरीके से प्रयोग करते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में, फुट में। लेकिन जो बड़ी इकाई होती है वो किलोमीटर होती है। किलोमीटर से बड़ी होती है वो होती है मील, यानी कि मील होती है। जैसे कि अपन जो जगह पर सड़क होती है उसी अगर सड़क की मापना है अपन को, तो या किलोमीटर में बताएंगे या मीटर में बताएंगे। तो इनकी सड़क की जो यानी कि अगर
किलोमीटर में बताएंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और अगर मील में पूछी जाए कि सड़क की जो दूरी है वो लंबाई है वो कितने काय से मापेंगे, तो अपन मापेंगे मील से। तो 1 मील में कितना होता है, तो लगभग 1600 मीटर होता है, लगभग 1600 मीटर होता है, या 1.625 यानी कि मीटर कहिए, इसको क्या कहिए 1.625 मीटर, 1600 मीटर, 1600 मीटर कहिए या 1.6 किलोमीटर किलोमीटर। तो जो हमारा जो सड़क होती है वो स्थल होता है, इस स्थल पर जो दूरी होती है वो मील के द्वारा मापते हैं। तो इसकी 1 मील में कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर। जबकि जो नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने के लिए प्रयोग आते हैं। अब बात करते हैं कि समुद्र की अगर दूरी मापना है तो नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो लगभग 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। ये आपने ऊपर भी देख लिया, वो क्या थी, यानी कि 1 नॉट में इतनी चाल थी उसकी। और 1 नॉटिकल मील में कितना होता है, यानी कि 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। ये आपने देख लिया। तो अगर जो स्थल वाली मील की बात करेंगे तो वो लगभग होता है 1600 मीटर। और जो नॉटिकल समुद्री दूरी होती है उसको मापते हैं नॉटिकल मील में, तो उसका जो मान होता है किलोमीटर में वो होता है 1.852 किलोमीटर, बोले तो 1852 मीटर। तो जो नॉटिकल मील होता है उसका मान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 200 मीटर, लगभग 2-250 मीटर। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं कि 1 कैरेट में कितना होता है, तो 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, यह कहिए 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। अब अपन बात करेंगे कि कैरेट होता है, तो कैरेट का मतलब तो सोने की शुद्धता मापी जाती है। तो हाँ साथियों, सोने की शुद्धता भी मापी जाती है। तो सोने की शुद्धता 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोने की बात करिए तो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अब बात करें कि 1 कैरेट में वजन भी मापते हैं, वो वजन मापते हैं तो उसको कितना होता है 1 कैरेट में, तो 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, या इसको अपन मिलीग्राम में बदलेंगे तो यानी कि 200 मिलीग्राम होता है। इसको अपन ने जो पिछली क्लास है उसमें अपन ने बदलना देख लिया था, एक ग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदलें। अब बात करते हैं कि ग्राम देख अपन ने कैरेट देख लिया, और कैरेट तो यानी कि सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट का प्रयोग करते हैं। शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और कैरेट से हम वजन भी मापते हैं, 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है, और इसको मिलीग्राम में बदलेंगे तो 200 मिलीग्राम हो जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे क्या है कि फैदम। तो समुद्री जो समुद्र की गहराई है ना, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तो यानी कि फैदम में उसको मापते हैं। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो फैदोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा साथियों। समुद्र में अगर समुद्री जहाज की अगर दूरी वो मापनी है गति, तो मापेंगे नॉट में। 1 नॉट में कितना, तो यानी कि 1852 मीटर प्रति घंटा। और समुद्री दूरी मापने की कितनी दूरी है, तो अपन करेंगे नॉटिकल मील का प्रयोग। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि 1 कैरेट से अपन सोने की शुद्धता भी मापते हैं, और कैरेट से अपन वजन भी मापते हैं। और अपन जो सोने की शुद्धता मापते हैं तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और जो कैरेट से वजन मापते हैं तो 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। और ये
200 मिलीग्राम कहिए। अब बात करते हैं कि समुद्र की गहराई कैसे मापते हैं, तो समुद्र की गहराई हम फैथम से मापते हैं, फैथम में मापते हैं। एक फैथम बराबर होता है यानी कि 6 मीटर। एक फैथम में कितना मीटर, कितना फीट, तो यानी कि 6 फीट होती हैं। तो एक फैथम में कितना फीट है, तो एक फैथम में 6 फीट होती हैं। तो समुद्र की गहराई मापते किस यंत्र के द्वारा है, तो फैथोमीटर के द्वारा मापते हैं। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा CSL, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लाइन। तो इनकी इस तरीके से आपको क्या करना है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान की इकाई है। कैसी साथियों, तो इनके चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान की इकाई होती है। अब अपन बात करेंगे कि चंद्रशेखर सीमा होती है उसमें द्रव्यमान कितना होता है, तो एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। तो लगभग 1.5 गुना होता है सूर्य का द्रव्यमान होता है, उससे 1.5 गुना होता है चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा की ये किसका मात्रक है या किसको मापते हैं चंद्रशेखर सीमा के द्वारा, तो चंद्रशेखर सीमा के द्वारा हम द्रव्यमान मापते हैं। तो द्रव्यमान की इकाई क्या है, चंद्रशेखर सीमा भी है। चंद्रशेखर सीमा को हम CSL चंद्रशेखर लाइन के द्वारा लिखते हैं। और एक चंद्रशेखर सीमा होती है वो बराबर होती है सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना। आपको 1.5 गुना याद रखना है, वैसे ये 1.4 होता है। तो 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। तो यानी कि 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम होता है। और बात करी जाए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। और पृथ्वी का कितना होता है, तो 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। और अपन ने देख लिया चंद्रशेखर सीमा होती है उसको अपन द्रव्यमान को मापते हैं। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान का 1.5 गुना होता है। अब बात करते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम होता है। और पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम होता है। अब बात करते हैं 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन होता है ना, तो 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम, तो यानी कि 1 टन होता है ना, तो 1 टन में 100 किलोग्राम होती है। 1 टन में कितने किलोग्राम, 1 टन में जो 100 किलोग्राम होते हैं। अब बात करते हैं कि जो क्या पूछा मीट्रिक टन, और एक होता है ब्रिटिश टन। ब्रिटिश टन में 1 किलोग्राम 100 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान करना होगा कि जो टन अपन प्रयोग करते हैं 100 किलोग्राम वाला वो मीट्रिक टन होता है। ब्रिटिश टन में थोड़ा सा किलोग्राम ज़्यादा होता है। आप बात करते हैं एक होता है AMU। AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। आप बात करते हैं कि AUM से क्या मापते हैं, तो ये भी द्रव्यमान की इकाई होती है। और बात किया है कि एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यानी कि 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। AMU से क्या मापते हैं, AMU से हम द्रव्यमान मापते हैं। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। अब बात करते हैं एक AMU बराबर कितना होता है, तो एक AMU बराबर
1.66 गुणाए 10⁻⁻24 ग्राम। आप किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें से कितना 3 और जोड़ो घात, 3 घात और जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगी, 3 घात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 किलोग्राम। अब बात करते हैं कि अगर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MEV होता है, उसका होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा चंद्रशेखर सीमा से क्या मापते हैं, या किसकी इकाई होती है, द्रव्यमान की इकाई होती है। चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान होता है उससे 1.5 गुना, उसमें 1.5 से गुणा कर दो 1.4, लगभग 1.5। अब बात करते हैं सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 2 गुणा 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। अब बात करते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितना किलोग्राम, तो 1 मीट्रिक टन में 100 किलोग्राम। यहाँ पे मीट्रिक टन, यहाँ पे 100 किलोग्राम होना था ना टन में, यहाँ पे क्या है मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में 100 किलोग्राम होता है, यहाँ पे 100 कर लो साथी, 100। अच्छा, इसमें मीट्रिक लग गया, तो मीट्रिक का मतलब हो जाएगा 10, तो इनके इसमें क्या हो जाता है 10 से गुणा हो जाता है, तो इनकी हो जाएगा 1000 किलोग्राम। अब बात करते हैं AMU बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जो कि द्रव्यमान की इकाई होती है। अब बात करते हैं कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। अब बात करते हैं कि इसको अपन किलोग्राम में बदलेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसको अपन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेंगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो यानी कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का एक नियम दिया था, वो नियम कौन सा था, तो E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। तो E क्या होता है, E होता है ऊर्जा, M क्या होता है द्रव्यमान, और C क्या होता है, तो C होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कहिए, प्रकाश की गति कहिए, प्रकाश की चाल कहिए। तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, ऊर्जा का, तो E बराबर MC स्क्वायर, जहाँ E क्या होता है, E होता है ऊर्जा, M क्या होता है द्रव्यमान, उस पदार्थ का द्रव्यमान, C क्या होता है प्रकाश की चाल कहिए, प्रकाश की गति कहिए, प्रकाश का वेग कहिए, कुछ भी कहिए, तो अपन को ध्यान करना कि प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है उसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे अपन को द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है 1 ग्राम, M बराबर कितना दिया है 1 ग्राम। जब हम 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे 1/1000 से भाग लगाएंगे, तो ये हो जाता है किलोग्राम में। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। तो द्रव्यमान को अपन किस में बदलेंगे, किलोग्राम में।
जब हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 से भाग लगा देंगे तो किलोग्राम में बदल जाता है। और जब 1000 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं E बराबर mc² सूत्र के, E बराबर mc² सूत्र से। तो m का मान कितना दिया, 10⁻³ और c का मान कितना होता है, c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर होता है। तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। अब बात करते हैं कि 10 की घात ये 3 है, ये 8 है। 10 की घात 3 में से अपन 8 घटाएंगे तो कितना बचेंगे जी, यहाँ पे बचेंगे 5 बचेगा। अब बात करते हैं 5 और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, इस कितना हो जाएगी, 8 और 5 13। तो 10 की घात 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या बचा है, और बचा है 3 × 3 और बचा है, यहाँ पे बचा है 3 × 3। तो 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 9। तो 9 × 10⁻13 जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इस तरीके से आपको यहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो आपको बनाना होगा। तो अपन जो द्रव्यमान उसको किस में लेंगे, किलोग्राम में, ऊर्जा को जूल में, प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे और कुछ संबंध भी दिए हैं क्या, कि 1 HP बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर होता है 746 वाट। 746 वाट जो होता है ब्रिटिश प्रणाली में। क्या साथियों, FPS पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली, FPS पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली, FPS पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली होता है। अब अपन बात करते हैं कि 1 HP बराबर कितना होता है, 735.5 वाट, जो कि मीट्रिक पद्धति में होता है। अपन ने कितना पढ़ा है, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। जो मोटर होती हैं, मोटरें HP में आती हैं, तो मोटरों की जो शक्ति होती है उसको अपन HP में मापते हैं। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर घोड़े की पावर, जैसे जितना घोड़े की पावर होती है उससे 746 गुना वाट। तो 1 हॉर्स पावर घोड़े की पावर जितनी होती है वो 746 वाट होती है। तो जो ब्रिटिश या FPS पद्धति होती है उसमें 1 हॉर्स पावर अपन लेते हैं कितना, तो 1 हॉर्स पावर में लेते हैं 746 वाट। क्या साथियों, 746 वाट 1 हॉर्स पावर। FPS पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति में कितना लेते हैं, 746 वाट। और मीट्रिक पद्धति में कितना लेते हैं, मीट्रिक पद्धति में लेते हैं 735.5 वाट। तो आपको इतना ध्यान करना होगा। अगर ब्रिटिश या FPS में पूछे तो 746 वाट होता है, अगर ये मीट्रिक पद्धति में पूछा तो 735.5 वाट होता है। अब यहाँ से कुछ बदलने को आता है कि 1 किलोवाट में कितनी HP, 1 किलोवाट में कितनी HP, तो 1.36 भी होता, 1.34 भी होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1.36 HP और 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP। इसको भी अपन देखते हैं। अब इसको अपन बदलेंगे कैसे, 1 किलोवाट है ना, तो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 740 वाट होता है, जो अपन ने ऊपर देख लिया है। सॉरी यहाँ पे अपन ने 1 HP, 1 किलोवाट नहीं, 1 किलोवाट में 740 वाट नहीं, 1000 वाट होता है। ये होता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1000 वाट होता है। और 1 HP में कितना होता है, 1 HP में होता है 740 वाट, 1 HP में 740 वाट। तो अपन क्या करना है, यहाँ से क्या करेंगे, इसका इधर को क्या ले जाएंगे, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा 740।
तो यहाँ से क्या आएगा, 1000 के नीचे आएगा तो हो जाएगा 746। अब इसका अपन इसमें भाग लगाएंगे तो आएंगे 1.34 HP। और ये आ जाता है किसमें, 1.34 HP आ जाता है इसमें, तो 1.34 HP आ जाता है मीट्रिक पद्धति में, सॉरी ब्रिटिश पद्धति में। और 1.36 जो HP होता है वो होता है मीट्रिक पद्धति में, किसमें, मीट्रिक पद्धति में। तो आपको ध्यान करना होगा कि ये एक किलोवाट की बात की जाए तो मीट्रिक प्रणाली में कितना होता है, मीट्रिक पद्धति में होता है 1.36 HP। और 1 किलोवाट बराबर कितना HP, तो 1.34 HP जो किसमें होता है, यानी कि ब्रिटिश APS पद्धति में। इतना साथ ही समझ में आ गया होगा। यहाँ से दिया 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। अपन ने कल देखा था कि डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा एटो जी इस तरीके से होता है। तो मेगा का मतलब होता है 10⁶, वाट मतलब वाट, तो 10⁶ गुणा वाट। तो इस तरीके से कल अपन ने जो क्लास देखी थी उसमें बदलने देखा था। अब यहाँ से आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ पे कुछ और भी संबंध दिए हैं, क्या कि शक्ति होती है, शक्ति पावर। शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे में समय। अब शक्ति को अपन वाट में दर्शाते हैं, किसमें, शक्ति की इकाई वाट होती है। कार्य का मात्रक होता है जूल इकाई, समय का मात्रक सेकंड, तो वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, शक्ति का मात्रक कार्य यानी कि बटे समय बोले जूल प्रति सेकंड भी होता है। ये अब बात करें वाट और जूल प्रति सेकंड में संबंध पूछे जाए तो 1 वाट बराबर 1 जूल अपन में 1 सेकंड कर सकते हैं साथियों, तो आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा करेंगे, इसका जो तिरछा गुणा होता है उसको करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 वाट गुणा 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट बराबर 1 वाट गुणा 1 सेकंड बराबर 1 जूल। अब बात करते हैं कि 1 वाट इंटू 1 घंटा, 1 वाट इंटू 1 घंटा। अब इसमें क्या किया, 1 घंटा ले लिया, 1 वाट इंटू 1 घंटा। जब हम 1 वाट को 1 वाट रहेंगे, घंटा को अपन सेकंड में बदलेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे, तो 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो अपन ने घंटा की जगह क्या रख दिया, 3600 सेकंड। तो ये बदल जाता है वाट इंटू सेकंड। ये क्या हो गया, ये हो गया वाट इंटू सेकंड। वाट इंटू सेकंड होता है वो किसका मात्रक होता है, जूल का। तो ये किस में बदल गया, जूल में बदल गया। अब अपन बात करते हैं कि 3600 जूल हो जाता है, इसका अपन इसमें गुणा करेंगे तो 3600 जूल। अब 3600 जूल को तब हम और इसको पॉइंट में बदलेंगे तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। अब अपन और आगे बात करते हैं। अब बात करें कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा है ना, तो इसमें क्या था, यहाँ पे क्या था कि इनकी वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा। तो वाट इंटू घंटा था तो कितना आया था, 3.6 गुणा 3 जूल। जब हम किलो का गुणा और कर देंगे, किलो की और बात पूछी जाए तो किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो जब हम इसमें 10⁻3 का और गुणा कर देंगे तो ये आ जाता है 3.6 गुणा 10⁻3 और 3 6। 3 और 3 कितना आ जाता है, 6, क्योंकि गुणा में अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 और 3 6 हो जाता है। तो यहाँ पे वही किया है क्या कि 1000 वाट, 1 किलो वाट बराबर
किलो का मतलब 1000 और वाट घंटा में 3600 सेकंड, तो यानी कि 1 किलो वाट में 1000 वाट, अच्छा 1 घंटा में 3600 सेकंड। तो अभी इसको गुणा करेंगे तो 3600 गुणा 10⁵5, 2 जीरो यहाँ पर हैं और 3 जीरो यहाँ पर हैं, तो इसको अपन 10⁵5 कर सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ, तो अपन ने वही किया है, तो यानी कि एक यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 गुणा 10⁵5 जूल। आगे बात करते हैं, जब हम इसको पॉइंट में बदलेंगे तो एक और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, इसको अपन ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्या आ जाएगी, यानी कि एक और जुड़ जाएगी घात, तो यानी कि आ जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आपको याद करना होगा इसको। अब बात करते हैं आगे कि KWH है ना, किलोवाट घंटा। KWH, जो KWH होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट जो घंटा होता है वो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई होता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट ऊर्जा, 1 BOTH बोले तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो हमारे जो घर का जो बिल आता है, बिजली की जो खपत होती है वो किलोवाट घंटा में होती है, इसलिए जो किलोवाट घंटा होता है उसको अपन ऊर्जा व्यवसाय इकाई कहते हैं, ऊर्जा की व्यवसाय इकाई कहते हैं। हमारा जो बिल आता है भी यूनिट के हिसाब से ही आता है। तो 1 किलोवाट घंटा हो जाए तो समझ लेना कि 1 यूनिट हमारी ऊर्जा प्राप्त हो गई। अगर 1 यूनिट ऊर्जा की अपन को 5 रुपया देना पड़ा, अगर आपने महीने में 100 यूनिट ऊर्जा खर्च कर दी तो आपके रुपये हो जाएंगे 500 रुपया पर यूनिट के रुपये कितना 5। तो इस तरीके से आपको निकालने भी आएंगे आगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो इनका जो मान होता है वो सामान्य होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 1 BOTH बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यहाँ तक साथियों समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे आ गया एक सवाल। एक दुकानदार एक माह बोले तो 1 महीने में 30 यूनिट की विद्युत ऊर्जा खपत करता है, तो यह जूल में होगा। अब इसको अपन को केस में बदलना है, किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा। यूनिट को अपन क्या सकते हैं, तो यानी कि यूनिट को अपन KWH भी कह सकते हैं। अब KWH को अपन में किसको बदलना है, इसको अपन में बदलना है जूल में। क्या साथियों, जूल में बदलना होगा, जूल में बदलना है। क्या साथियों, जूल में बदलना है। तो अपन ने देखा है पीछे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। इसका अपन उसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 30 यूनिट है ना, अगर 1 यूनिट ऊर्जा पूछे तो इतना आ जाता है 3 गुणा 10⁻3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जब 1 यूनिट पूछी, अगर 30 यूनिट पूछी तो 30 का गुणा और हो जाएगा, तो 30 गुणा 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो 36 तियाँ 108 और 10⁻6 है ही 10⁻8। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा साथियों। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बात करें कि 1 किलोवाट कैसी यूनिट होती है, ऊर्जा की, शक्ति की, समय की, दाब की। तो ऊर्जा की होती है। KWH ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा की कई इकाई होती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, किलोवाट घंटा होती है, वाट घंटा होती है, और ऊर्जा की मात्रा जूल होती है, और ऊर्जा की मात्रा BOTH होती है। इस तरीके से कई यूनिट होती है। शक्ति की यूनिट वाट होती है, जूल प्रति सेकंड होती है। समय का मात्रक सेकंड, दाब का मात्रक पास्कल।
बार, दाब बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से कई होते हैं। तो आपको ध्यान करना होगा कि kWh है ना, तो kWh किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई होती है। अब नॉट किसकी इकाई होती है, तो नॉट चाल की इकाई होती है। अपन ने देखा है समुद्री जो जहाज होती है ना, तो समुद्री जहाज की चाल मापने के लिए किसकी का प्रयोग करते हैं, तो नॉट का प्रयोग करती हैं, जो कि यानी कि 1800 यानी कि 52 यानी कि 1852 यानी कि मीटर प्रति घंटा होता है, जो अपन ने पीछे देखा है, ये उसकी इकाई होती है, तो चाल की इकाई होती है। आगे बात करते हैं यहाँ से कुछ जो पद्धतियाँ हैं, जो मापन की पद्धतियाँ, तो मापन की पद्धतियाँ देखती हैं। जैसे हम कुछ चीज़ को मापना है, किसी वस्तु को मापना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को कुछ मात्रकों की आवश्यकता होगी। उसी तो अपन को मापन की पद्धतियाँ देखनी है। मापन की पद्धतियाँ 3 हैं। कौन कौन सी, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति। तो सबसे पहले देखते हैं CGS पद्धति। जो CGS पद्धति होती है वो कहाँ की पद्धति है, तो फ्रेंच की पद्धति है, इसलिए इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। फ्रांस की पद्धति, इसलिए इसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं। अब आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा पेपर में कि CGS पद्धति का अन्य नाम क्या है, तो आपकी आंसर होगा फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति में C का और G का और S का मतलब होता है अपन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, ग्राम में, और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। तो जो CGS पद्धति होती है उसे अपन फ्रेंच की पद्धति भी कहते हैं, और इसको अपन लंबाई को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। अब अपन बात करते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति, FPS पद्धति, FPS पद्धति ब्रिटिश पद्धति है, इसलिए इसे अपन ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो FPS पद्धति है, तो FPS पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, फुट में, और इसमें लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, पाउंड में, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो जो FPS पद्धति है ना, तो FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, और ब्रिटिश पद्धति में अपन लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में, और द्रव्यमान को किस में मापेंगे, पाउंड में, और समय को मापेंगे सेकंड में। इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। अब बात करते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति होती है वो, इसकी जो फुल फॉर्म होती है बोले तो M का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। MKS पद्धति होती है उसमें अपन लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो MKS पद्धति मीटर में, लंबाई को किलोग्राम को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। अब यहाँ पे जो MKS पद्धति होती है, आपने एक पद्धति का और नाम सुना होगा SI पद्धति, जो कि अपन ने पहली क्लास दिया, दूसरी क्लास में देखा होगा। SI पद्धति होती है उसे अपन बोलते हैं यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल, तो यानी कि जो होता है। तो अब बात करते हैं कि जो MKS पद्धति है ना, तो MKS पद्धति का ही संशोधित रूप, तो सन 1671 ईस्वी में जो सेवरेस नामक स्थान, कहाँ पर, तो इनकी फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर
एक जो समिति बुलाई गई और उस समिति में MKS पद्धति का ही संशोधित कर क्या बनाया गया, SI पद्धति बनाया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि MKS पद्धति का संशोधित रूप क्या है, संशोधित रूप है SI पद्धति। अब बात करते हैं SI पद्धति कब हुई या इसको संशोधित कब किया गया, 1971 ईस्वी में की गई। SI पद्धति होती है SI सिस्टम, MKS सिस्टम का विकसित रूप है। तो वही अपन ने बोला है कि जो MKS पद्धति है उसको 1971 ईस्वी में, यानी कि इसको MKS पद्धति है उसको संशोधित करके SI पद्धति लाया गया। तो SI पद्धति होती है, SI पद्धति से MKS पद्धति का ही विकसित रूप है। सभी पद्धति अब यहाँ पर एक नोट है, यहाँ पे एक नोट करिए, क्या है कि जो सभी पद्धतियाँ होती हैं ना उनमें समय का इकाई समान ही है। बोले तो MKS पद्धति पूछिए या CGS या APS, CGS में समय का मात्रक सेकंड, APS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड, MKS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो जितनी भी पद्धतियाँ हैं उन सभी में समय का मात्रक समान ही होता है। अब अपन बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो आगे क्या है, आगे है कि कुछ इनकी और भी संबंध होते हैं, जैसे कि 1 फुट में कितने इंच, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। और सेंटीमीटर की बात की जाए तो अपन तो वैसे 30 सेंटीमीटर कहते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट पूछी जाए तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 304.8 मिलीमीटर। फुट की बात की जाए तो फुट को इंच में बदलेंगे तो 12 इंच, फुट को अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे 30 सेंटीमीटर, फुट को अपन mm में बदलेंगे तो 304 मिलीमीटर। अब बात करते हैं कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो 1 इंच होता है उसमें 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। और उसको अपन mm में पूछिए कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर, तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। अब बात करते हैं पौंड से अपन क्या मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं। कौन सी इकाई है, FPS पद्धति है। अब बात करते हैं कि 1 पाउंड में कितना औंस, 1 पाउंड में 16 औंस। अब इसका 16 औंस या कहिए 453.6 ग्राम, तो लगभग आधा किलोग्राम का होता है 1 पाउंड। 1 पाउंड कितना होता है, लगभग आधे किलोग्राम, 500 ग्राम का होता है। तो 453.6 वही लगभग 500 ग्राम। और 1 पाउंड में कितना औंस, तो 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं। एक सेक में अपन ने और पिछली क्लास में देखा था कि सेक किसका मात्रक होता है, तो समय का मात्रक होता है। तो 1 सेक में कितना सेकंड, तो 1 सेक में होता है इनकी 10⁻⁻8 सेकंड। बर्न होती है, बर्न किसकी इकाई है, तो बर्न क्षेत्रफल की इकाई होती है। और एक बर्न में कितना होता है, तो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या देखा, यहाँ पे अपन ने देखा कि 1 फुट में कितना इंच, 12 इंच, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर, 304 मिलीमीटर। आप बात करते 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर।
और अगर mm में पूछी जाए तो 225.4 मिलीमीटर। अब बात की है पौंड। पौंड से भी हम द्रव्यमान मापते हैं, तो इनकी 1 पौंड में 16 औंस होते हैं, या का ये लगभग आधा किलोग्राम होता है, बोले तो 500 ग्राम होता है। एग्जैक्ट होता है 453.6 ग्राम होता है। अब बात करते हैं सेक। सेक किसका मात्रक होता है? समय का। समय तो एक सेक में कितना सेकंड है? 10⁻⁻8 सेकंड है। अब बात करते हैं बर्न। बर्न किसकी इकाई होती है? तो बर्न होती है क्षेत्रफल की इकाई। एक बर्न बराबर होता है 10⁻⁻28 वर्ग मीटर। अब बात करते हैं गज। गज से क्या मापते हैं? लंबाई। एक गज में कितना? तो यानी कि एक गज में 3 फीट, यानी कि एक गज में 3 फुट। और एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट। इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो एक वर्ग फुट में, एक वर्ग गज में कितने? तो एक वर्ग गज में 9 वर्ग फुट। अब बात करते हैं कुछ और भी हैं, जैसे कि 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज, या कहिए 43,560 वर्ग फुट। और उसी प्रकार से एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? तो यानी कि एक वर्ग मीटर, हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 सेंटीमीटर। जब अब इसमें वर्ग रहेगा तो इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएंगे, 4 जीरो। और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर, बोले तो वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा है इसको 10,000 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 4, 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया है 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगर साथियों आपको इस क्लास में मज़ा आया हो तो भी कमेंट करना, अगर नहीं भी आया हो तो भी कमेंट करना। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी, तो आपको दोनों टाइप के कमेंट करना है। और साथियों, मैं आपको सब्सक्राइब करने को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कमेंट करने को ज़रूर बोलूँगा, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि मुझे पढ़ाने में क्या चेंजेस लाना है, कैसा पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो को बस इतना ही, अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।